तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस कैसे यूज़ करना चाहिए, रिएक्ट जेएस इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्या फीचर्स हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो हम लोग रिएक्ट जेएस जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई फ्रेमवर्क, कोई लाइब्रेरी ट्रेंड कर रही मार्केट के अंदर, तो भले ही आप उसको कंप्लीट ना सीखें पर उसके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें, जानकारी ले लें, जिससे अगर कहीं पर भी बातचीत हो रही है डेवलपर्स के बीच में या फिर आप कहीं पर खड़े हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि यार ये क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिएक्ट जेएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, फीचर्स क्या है, आखिर में इतना ये पॉपुलर क्यों है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक हमारा ये है कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस क्या है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस का अगर हम लोग डिफिनेशन समझे तो रिएक्ट जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। ठीक है, रिएक्ट जेएस आपकी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि आपकी मदद करती है यूजर इंटरफेस बनाने में। बहुत से लोग पूछेंगे भैया ये यूजर इंटरफेस क्या है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को तो पता होगा, ऐसा नहीं है कि यार पता नहीं होगा, पर मैं उनको भी लेकर चलता हूं जिनको नहीं मालूम है बाई चांस। ठीक है, तो ये यूजर इंटरफेस क्या है, तो मैं आपको एक डिफिनेशन सिंपल सी बताऊंगा। वो जगह जहां पर यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है यूजर इंटरफेस कहलाता है। जैसे कि मान लो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पर कोई फॉर्म भरने के लिए क्लिक करते हो बटन पे, तो बटन भी आपका एक यूजर इंटरफेस का पार्ट है। ठीक है, आप किसी फोटो को देखते हो वो भी यूजर इंटरफेस का पार्ट है। तो मतलब जो जो आप फ्रंट एंड में देखते हो वेबसाइट का वो सब यूआई है, उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, और बहुत से लोग सोचेंगे कि ये यूएक्स क्या होता है। दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कहीं पर भी, एक होता है यूआई, एक होता है यूएक्स। यूआई होता है यूजर इंटरफेस, यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना तो आपको क्लियर है कि भैया ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि यूआई मतलब यूजर इंटरफेस बनाने में मदद करती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। तो कहोगे भाई थोड़ी देर पहले आपने बताया था लाइब्रेरी है, तो आपने ये तो कंफर्म कर लिया कि लाइब्रेरी है, पर कुछ लोगों को जिनको पता नहीं होता है वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये एक फ्रेमवर्क है या फिर एक ये लाइब्रेरी है। अब फ्रेमवर्क क्यों समझते हैं, कारण इसका ये समझो, क्योंकि रिएक्ट जेएस इतना मतलब एडवांस लाइब्रेरी है कि इसको हम फ्रेमवर्क की तरीके समझते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स देती है, पूरा यूआई बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, इस वजह से बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, वो सोचते ये फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की। ऐसा नहीं है, ये एक है यूआई को बनाने वाली लाइब्रेरी। ठीक है, अब भैया इसको हम लोग फ्रेमवर्क क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्या ऐसा कारण है। तो इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो नहीं है, जो फ्रेमवर्क के अंदर होने चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम लोग रिएक्ट जेएस को एक तरीके से फ्रेमवर्क नहीं बोलते हैं, ये लाइब्रेरी है। आप कहोगे भैया फिर अगर ये लाइब्रेरी है तो फ्रेमवर्क कौन सी है, तो आपने नाम सुना होगा एंगुलर। जब भी हम लोग रिएक्ट की बात करते हैं तो रिएक्ट के साथ कंपैरिजन किया जाता है एंगुलर का, एंड एक होता है व्यू जेएस। ठीक है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये आपकी जनाब फ्रेमवर्क है एंगुलर। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो भैया रिएक्ट जेएस की बजाय हम लोग एंगुलर क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्या क्वेश्चन है। तो देखो इसलिए क्योंकि पहला रिएक्ट जो है वो हमें सारी चीज़ें करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर उसके अंदर कोई ऐसा फीचर है नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई चीज़ डालना चाहते हो जो रिएक्ट जेएस के अंदर नहीं है तो आप उसके अंदर यूज़ करते हो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जिनको आप बाहर से इंक्लूड कराते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उनमें जो फीचर्स है उनको आप यूज़ करते हो, और यही चीज़ इसको खास बनाती है रिएक्ट जेएस को। जबकि एंगुलर के अंदर क्या है, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाती हैं, आपको बाहर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है। पर रिएक्ट जेएस के अंदर आपकी मनमर्जी चलेगी, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, जो यूज़ करना चाहते हैं उसको बाहर से लाइए, इंक्लूड कर लीजिए। ये चीज़ खास है। अब सोचो आप कहीं पर जाते हो किसी शॉप के अंदर, आपको मान लो सिर्फ ऑयल की ज़रूरत है तो आप ऑयल लेकर आओगे। ऐसा नहीं है तो पूरा शॉप में जो जो चीज़ें हैं आपको सब खरीद लोगे, आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, घी, शक्कर सब खरीद लोगे। ऐसा तो नहीं है, आपको ऑयल की ज़रूरत है, आपने ऑयल वाली लाइब्रेरी ली, यूज़ कर लिया। तो इस वजह से रिएक्ट जेएस ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी ऐसा नहीं कि एंगुलर यूज़ नहीं होती, एंगुलर भी काफ़ी यूज़ होती है, पर धीरे धीरे जिस तरीके से मैं ग्राफ को देख पा रहा हूँ वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। रिएक्ट जेएस का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ की जा रही तो हम पीछे क्यों रहें, हम भी उसी चीज़ के साथ चलेंगे। क्योंकि जब मार्केट के अंदर पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती है तो जॉब्स भी इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ पे ये डिफिनेशन लिखी हुई है कि रिएक्ट जेएस जो जनाब आपकी एक
फ्रेमवर्क नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, ये आपकी एक फ्रेमवर्क नहीं है। उसके बाद में रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी, ये आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, ठीक है। इट आल्सो नोन एज रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट डॉट जेएस। अब कई वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा रिएक्ट डॉट जेएस। कुछ लोग इसको बोलते हैं रिएक्ट डॉट जेएस, कुछ लोग बोलते हैं रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो इसमें क्या कोई डिफरेंस है, अलग है? नहीं, रिएक्ट डॉट जेएस भी सेम है, रिएक्ट जेएस भी सेम है। बोलने के लिए लोग कुछ अलग भी बोल देते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है रिएक्ट ही, ओके। सही नाम क्या है, तो सही नाम आप यहाँ पढ़ सकते हो, रिएक्ट जेएस इसका सही नाम है, ओके। इज ऑल्सो नोन एज रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट डॉट जेएस। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप रिएक्ट जेएस बोलो, कोई कुछ भी बोलता है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जितने भी डाउट्स हैं ये सब मैं पहले चेक करता हूँ मार्केट के अंदर लोगों के अंदर कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं इसको वीडियो को बनाता हूँ, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट जेएस कैसे बनी, क्यों बनी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि रिएक्ट जेएस भैया क्यों और कैसे बनी, तो हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे, ओके। रिएक्ट जेएस के ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे कि क्यों बनी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरीके ले जाता हूँ, या फिर इसकी स्क्रीन को और थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्ट वाज फर्स्ट डिजाइन बाय जॉर्डन वॉल्के। आप ऊपर एक पर्सन की फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम है जॉर्डन वॉल्के, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया, कहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये आपके फेसबुक के अंदर, ठीक है। फेसबुक के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जॉर्डन वॉल्के वाज फर्स्ट डिजाइन, मतलब रिएक्ट जेएस जो है वो फर्स्ट डिजाइन की गई है जॉर्डन वॉल्के द्वारा, ठीक है। ये जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फेसबुक के अंदर। ये मेन पॉइंट्स को हम लोग बिल्कुल हाईलाइट करते चलेंगे। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर फेसबुक न्यूज़ फीड। आपने फेसबुक के अंदर एक फीचर देखा होगा न्यूज़ फीड नाम से, ठीक है, आपने चलाया होगा तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो न्यूज़ फीड अब तो अपडेट होता गया है, पर पहले जब आया था न्यूज़ फीड तो इन्होंने रिएक्ट जेएस के अंदर बनाया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल कहाँ गया, तो फेसबुक के न्यूज़ फीड नाम के ऑप्शन या फीचर्स को बनाने में रिएक्ट जेएस का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये तो भैया यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ओके। कब बना था, तो ये बना था अराउंड 2011 में, 2011 के आसपास बना था। तो कोई पूछता है कि भैया रिएक्ट जेएस किसने बनाया और कब बनाया, तो आप बोल सकते हो कि रिएक्ट जेएस वाज फर्स्ट डिजाइन बाय जॉर्डन वॉल्के एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ फेसबुक या एट फेसबुक। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर फेसबुक न्यूज़ फीड, ठीक है। न्यूज़ फीड बनाने के लिए रिएक्ट जेएस को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज कितना चीज़ों को ध्यान देती हैं कि एक छोटे से ऑप्शन बनाने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया गया 2011 में। उसके बाद में 2013 में, ठीक है, 2013 में रिएक्ट वाज ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स कर दिया गया। भैया ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हो इससे कुछ चीजें होती हैं जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल करा दिया जाता है गिटहब पे, ठीक है। तो आपको रिएक्ट जेएस भी जो आपकी लाइब्रेरी है ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाकर गिटहब पे इसका कोड देख सकते हैं कि ये कैसे बनी है। प्लस अगर आपको नॉलेज हो प्रोग्रामिंग की तो आप इसमें कुछ अपना योगदान भी दे सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कोई फीचर या फिर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं। अगर उनको सही लगेगा तो वो अपने कोड को मेन कोड के अंदर, मतलब आपके कोड को मेन कोड के अंदर मर्ज कर देंगे। तो ये आप कर सकते हो, अगर आपका मन हो गूगल पे जाना, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी गिटहब लिखना, आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2013 में ओपन सोर्स कर दिया गया था, जिससे सभी यूजर्स इसको चेक कर सकते हैं। और ओपन सोर्स होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जनाब, कि वो चीज़ फ्री होती है, उसमें आपको कुछ भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे मार्केट के अंदर बहुत से अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज हैं जो कि ओपन सोर्स है, उन्हीं की मदद से आज हम लोग यूज़ कर पाते हैं और कोई भी पैसा हम लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सोचो रिएक्ट जेएस अगर पैसा ले रहा होता तो कितने सारे डेवलपर्स को उसको ये तो यूज़ ना करते, और करते तो यार अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता उनको। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई रिएक्ट जेएस इज यूज, रिएक्ट जेएस ही क्यों यूज हो रही है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहला क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय फेसबुक। आप फेसबुक जानते ही हो कि कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, काफ़ी बड़ी है। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, तो जब फेसबुक के अंदर रिएक्ट का यूज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम जो है वो भी रिएक्ट से ही बना है, रिएक्ट का ही यूआई में यूज़ होता है, ठीक है, मतलब जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो रिएक्ट से ही बना है।
तो सोचो कि फेसबुक जब उसको क्रिएट कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, तो वो फ्लो बढ़िया बना रहेगा। भले ही वो ओपन सोर्स है तो क्या हुआ, उसकी अपडेट आती रहती हैं और चीज़ें सही होती रहती हैं, ठीक है। तो आप भरोसा कर सकते हो, टेक्नोलॉजी सही है, आपको ब्रेक नहीं देगी। मान लो आपने किसी चीज़ का यूज़ किया, कभी कोई गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं है, चीज़ सही है, आपको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऑप्शन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि भैया इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने पर्सनली देखा है कि इतना पॉपुलर है कि आपको कम्युनिटी सपोर्ट गिटहब पे बहुत अच्छा मिलता है। आप गिटहब पे बोलो या अदर कहीं पे भी आप देखो, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे कोई भी आपको एरर आता है, ठीक, इसके अंदर, तो आपका एरर जो आया है उससे पहले भी वो एरर किसी ना किसी को आया होगा। बस आप उसको पूछो जाकर, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है, स्टैक ओवरफ्लो है और भी अदर है, वहां पर डालो, आपको तुरंत के तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी आप चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो कम्युनिटी सपोर्ट होने का मतलब ये है अच्छा खासा कि आप कहीं पे भी फंसेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा, भैया कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है इसका। भैया कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का क्या मतलब? देखो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जो आप यूज़ करते हैं, मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, ये हमारी वेबसाइट है, तो इसके अंदर जो जो पार्ट्स आप डालोगे, मान लो ऊपर आपने नैव बार डाला, ठीक है, ऊपर नैव बार डाला, नीचे फुटर आपने डाला, ठीक है, नीचे साइड बार डाला इधर, तो ये सब जितनी जितनी चीज़ें हैं सबको एज अ कंपोनेंट रिएक्ट देखती है। अगर एक बटन भी है जो कि आप क्लिक करते हो तो वो भी एज अ कंपोनेंट रिएक्ट जेएस के अंदर है। तो हम लोग को किसी भी चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस उस कंपोनेंट को एडिट कर देते हैं। अगर मान लो 2 बटन बनानी है तो इस कंपोनेंट को उठाकर 2 बार कॉपी करो, ये 2 बटन बन गई। दोबारा कोड लिखने का झंझट नहीं है, सिंपल रहता है, सिंप्लीकेशन बहुत अच्छी है। मतलब एक तरीके से जब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। चलिए इतना आपको क्लियर हो चुका है। यहां पर आपको अब मैं वो प्रूफ दिखाने वाला हूं। कौन सा भैया, किस प्रूफ की बात कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि रिएक्ट जेएस दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस जिस तरीके बढ़ रही है उस तरीके जॉब्स भी इंक्रीज होती हैं। तो हमें ये चेक करना है क्या ये बात सही है या फिर सिर्फ लोग बोलते हैं कि भैया डिमांड बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ आपको देगा गूगल ट्रेंड्स। कहोगे गूगल ट्रेंड्स क्या होता है? तो गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी सुविधा है या फिर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में ये जान सकते हो कि वर्ल्ड वाइड कितना यूज़ किया जा रहा है, पर्टिकुलर कंट्री वाइज कितना यूज़ किया जा रहा है। लाइक मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर रिएक्ट कितना यूज़ हो रहा है, एंगुलर कितना यूज़ हो रहा है, व्यू जेएस कितना यूज़ हो रहा है। अगर मेरे पास ये डाटा आ जाएगा तो मैं उसी हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करूँगा, सीखता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड वाइड दिखाता हूँ। तो वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट किया है पिछले 12 महीने। आज आपका है यहाँ पर 29 तारीख है, ठीक है, 29 तारीख और 2023 है। तो 29 तारीख 2023 और यहाँ पे मंथ आपका चल रहा है अप्रैल, तब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो पिछले 12 मंथ का मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड का। तो यहाँ पर देखो मैंने रिएक्ट जेएस, एंगुलर और व्यू, ठीक है, तीनों का कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, ये आपका ब्लू वाला साइड जो है वो रिएक्ट का है, रेड वाला जो है वो आपका एंगुलर का है और येलो वाला व्यू का है। आप देख सकते हो जहां पर आपका 25% से आपका व्यू जेएस की ग्रोथ हुई है, वहां पर 50 पे आपका है रेड लाइन, मतलब आपका एंगुलर का, और 100 का मतलब थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका रिएक्ट जेएस ऑन डिमांड चल रहा है। और यहाँ पर देखो ये इंक्रीज हुआ जाकर और फिर इंक्रीज 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 और मतलब फ्लो में चलता जा रहा है। तो आप गैप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है मार्केट के अंदर, रिएक्ट जेएस की कितनी ज़्यादा डिमांड है। और ये आपका ज़्यादा पुराना नहीं है, जनवरी 8 2023, फिर सितंबर 4 2022 और मई 1 2022 से लेकर डाटा बीच का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो वर्ल्ड वाइड किस किस कंट्री में कितना कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नाइजीरिया में, बांग्लादेश में, फिनलैंड में, साउथ कोरिया में, ये सब आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो भैया अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इंडिया में चेक कर लें, हमें तो इंडिया में रहना है। तो इंडिया के वाले सेक्शन पे आते हैं, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इंडिया में मैंने कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं, करीबन 6-7 महीने पहले मैंने देखा था, तब एंगुलर और रिएक्ट आपस में कम्पीट कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे कि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है। पर अब आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पर व्यू तो बिल्कुल नीचे ही है, कोई हमको लगता ही नहीं ज़्यादा यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो बिल्कुल कम ग्राफ है, ठीक है, 5% 10% लोग होंगे करते होंगे। रेड का ग्राफ देखो 50% पे चल रहा है, मतलब एंगुलर यूज़ की जाती है इंडिया में।
पर रिएक्ट देखो, रिएक्ट पहले क्या था कि जहां पर आप 50% पे देख रहे हो एंगुलर को, वहीं पर आपका रिएक्ट भी था, मतलब बिल्कुल ऐसे 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 चल रहे थे, कोई कभी रिएक्ट आगे निकलता तो कभी एंगुलर, कभी रिएक्ट कभी एंगुलर, कुछ महीने पहले की बता रहा हूं। और अभी देखो मात्र 4 से 5 महीने बीते हैं, मैंने पर्सनली देखा हुआ है, और देखो रिएक्ट कितना आगे चला गया है, बीच में कितना गैप आ गया, 50 to 75 मतलब 25% से इंक्रीजमेंट हो गई है, देख रह सकते हो। अब देखो यहाँ पर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, वो तो यार डिमांड होती है थोड़ा बहुत, पर जो मेन आपकी लाइन है ये बताती है कि एंगुलर और रिएक्ट में कितना डिफरेंस आ गया है। इस वजह से कहता हूँ कि रिएक्ट ज़्यादा पॉपुलर है। देखो कोई भी बात जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग गूगल ट्रेंड्स और मार्केट को समझ के ही बोलते हैं। आपकी ये लाइन बताती है कि एंगुलर से रिएक्ट कितना ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने यहाँ पर बोर्ड पे और आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ये आपको मिल गया प्रूफ, अब आप React.js सीख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं, फीचर्स ऑफ React.js क्या क्या है। देखो सारे फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी बनेगी। ये सारे फीचर्स आपको वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे जहाँ पर आप React.js का कंप्लीट कोर्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले JSX क्या है, एक्सप्लेन थोड़ा बहुत तो कर देता हूँ, मेरा मन नहीं मानता है। JSX, ठीक है, ये कुछ होता है आपका जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट प्लस HTML का कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि HTML लिखी गई है जावा स्क्रिप्ट के साथ में, पर होती नहीं है HTML, ठीक है। पर HTML जैसे ही कोड लिखता है, मतलब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा HTML का कोड है, पर प्योर HTML वो नहीं होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पर कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, सब चीज़ें कंपोनेंट बेस्ड होती हैं। कहीं पर भी आपको कुछ भी एडिट करना है तो पूरा आप कि नहीं पेज को एडिट करना है, सिर्फ एक कंपोनेंट पे आप काम कर सकते हो। मतलब जैसे कि आप बीच में कहीं कर रहे हो एडिट, तो आपको नैव बार और नीचे का कुछ भी मतलब नहीं है, आप उस पर जाकर सीधे काम करते हो। वन वे डाटा बाइंडिंग, अब ये भी एक फीचर काफ़ी अच्छा है जिसमें आप सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आपका डाटा वन वे के थ्रू जाता है। इसको एक्सप्लेन करूंगा, 30 से 35 मिनट मैं ले लूंगा, जाहिर सी बात है मैं अपने आप को जानता हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं सत्य बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग की दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, टर्म ऐसी हैं जैसे वन वे डाटा बाइंडिंग या फिर आपका वर्चुअल डॉम। इनमें क्या, अगर मैं आपको 1-2 मिनट में समझाऊं तो आपको यही लगेगा कि फंस गए और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो ये ऐसा करना चाहिए कि इन पे डेडिकेटेड वीडियो बनाओ या फिर कोर्स जब पढ़ा रहे हो तभी पढ़ाओ। यहाँ पर इनको सिर्फ इतना बताओ कि ये टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ये फीचर है इसके अंदर, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम तो मैं समझाऊंगा यार, मेरा पर्सनल फेवरेट है और काफ़ी अच्छा फीचर है, तो अभी मैं इसको ऊपर डेडिकेटेड इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, ठीक है। सिंप्लिसिटी, देखो सिंप्लिसिटी यार बहुत है, अगर आपको जीएस अच्छे से आती है, जावा स्क्रिप्ट केवल अच्छे से आती हो बस, और जावा स्क्रिप्ट के सारे फीचर्स लाइक आपका डॉम, ठीक है, ये आपको अच्छे से आता हो तो आप समझ लो React.js अच्छे से आपको मज़ा लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, सिंपल है, काफ़ी आराम से चीज़ें कर पा रहे हैं। बात रही परफॉर्मेंस की, तो यार परफॉर्मेंस में तो कोई जोड़ है ही नहीं, इतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट को स्मूथ बना देगा, स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा कि आप कहीं पे भी लैग नहीं देखोगे, तुरंत के तुरंत पेज लोड होते हैं, कंटेंट लोड होता है। आपको जब कभी भी बहुत सारे यूजर्स एक साथ आ जाते हैं तब भी आपकी वेबसाइट स्मूथली वर्क कर रही होती है, सर्वर पे लोड नहीं पड़ने देता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड तो यार React.js अच्छा है, ये तभी यार लोग यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो इतना लोग यूज़ ना करते। अब बात करते हैं हाउ React इज वर्क, React वर्क किस तरीके करती है। तो मैंने यहाँ पर एक देखो, एक आपका बेसिक कहे तो मैप खोल रखा है किसी वेबसाइट का। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो या फिर कोई भी वेबसाइट बनाओ तो उनमें ये चीज होती है, ऐसा मैप आपको देखने को मिलेगा। आपका एक हेडर सेक्शन होता है, ठीक है, हेडर सेक्शन के अंदर जनाब क्या है कि आपका उसी के अंदर नैव बार आता है, नैव बार जिसके अंदर आपके सारे पेजेस लिंक किए गए होते हैं, ठीक है। फिर आपका सेक्शन वाइज चीजें बटी होती हैं जिसके अंदर आर्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, ये हो गया। असाइड होता है, ठीक है, कोई लोग असाइड को राइट साइड में रखते हैं, कोई लेफ्ट में रखते हैं, कोई नहीं भी रखते हैं। देखो एक जो मैप होता है जेन्युइनली आप इसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हो, कुछ भी हटा भी सकते हो, पर दिखेगा कुछ इसी तरीके। मतलब हम मान लो अब ये असाइड है, ठीक है, इस असाइड में हम लोग 2 पार्ट में कर दें, एक ऊपर पार्ट एक नीचे पार्ट, तो क्या ये स्ट्रक्चर ये नहीं रहेगा, रहेगा यही। आप कुछ इंक्लूड कर दो या कुछ हटा दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर बेसिक स्ट्रक्चर किसी वेबसाइट का यही रखा जाता है। नीचे एक फुटर होता है, आप भी जानते हो। तो अब ये समझो कि ये React वर्क किस तरीके करती है। मैंने कहा सभी चीज कंपोनेंट बेस्ड होती है, थोड़ी देर पहले कहा था। तो मान लो मैंने नैव बार के अंदर बनाया, जैसे कि एक होम नाम से बना हुआ है, ठीक है, नैव बार के अंदर लिंक। फिर उसके बाद में मैंने वीडियो नाम से एक बना रखा है पेज, एक मैंने ब्लॉग नाम से बना रखा है पेज, ठीक है, एक मैंने सर्विस नाम से बना रखा है पेज। और अभी हम लोग कहाँ पर है, हम लोग होम पेज पे हैं, ठीक है।
तो होम पेज पे है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नैव बार है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नैव बार है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से हाईलाइट करना चाहूँगा, तो मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड ये हमारा अभी ये नैव बार है, ओके, ये नैव बार है। तो अब क्या करते हैं जनाब कि जैसे कि मान लो आप होम पर हो और होम से आप वीडियो पे क्लिक करते हो, मतलब दूसरे पेज पर जाना चाहते हो, तो मुझे एक चीज आप बताओ, जैसे कि मान लो आप होम से वीडियो पे जाओगे तो क्या ऊपर का नेविगेशन बार चेंज हो जाएगा? नहीं ना, वो भी दिखेगा ऐसे ही, नेविगेशन बार ऐसे ही दिखेगा। नीचे आपका एक फुटर होगा, ठीक है, कुछ कुछ फुटर होगा। एक सेकेंड, इसको इधर कर देता हूं। आपका जो फुटर होगा वो कुछ कुछ दिखेगा इसी तरीके। मान लो यहाँ पर फुटर यहाँ पे है जिसमें कॉपीराइट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा कुछ कुछ यहीं पे रहेगा। सिर्फ कंटेंट कहाँ का बदलेगा, यहाँ पे मिडिल के सेक्शन का बदलेगा, इस जगह का बदलेगा, और साइड की भी चीजें लमसम वही रहती हैं, ठीक है, साइड की चीजें भी लमसम आपकी वही रहेंगी। तो कंटेंट कहाँ बदल रहा है, सिर्फ मिडिल के सेक्शन का बदल रहा है, ठीक है। तो आप ये मेरे को बताओ कि आप होम से वीडियो पर गए हो तो क्या दोबारा से नेविगेशन और फुटर और या साइड बार को लाना जरूरी है, दोबारा से उस पेज में लिखना जरूरी है? नहीं ना। तो क्वेश्चन यही है कि मान लो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। हम लोग जब HTML CSS का यूज करते हैं तो हम लोग हर एक चीज के लिए पेज बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये समझते हो कि वीडियो वाला जब सेक्शन जाएगा तो उसके अंदर भी नैव बार बनाना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपका ये क्या कहते हैं फुटर बनाना पड़ेगा। तो ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप ये समझो कि हम लोग वन पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। वन पेज एप्लीकेशन में क्या है कि आप जैसे होम से वीडियो पर जाओगे तो सिर्फ यहां पर जो कंटेंट होगा वो आपका चेंज होगा जाकर, ठीक है। कौन सा कंटेंट, जो यहां पर होगा वो चेंज होगा जाके, बाकी सारा कंटेंट आपका सेम एज इट इज, मतलब ऊपर का जो ये नैव बार है ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये नीचे का जो फुटर है ये आपका फुटर सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे असाइड जो है ये भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा। अगल बगल जो भी कंटेंट आपका सेम रखना है वो वैसे ही रहेगा। कंटेंट सिर्फ चेंज कहां पर होगा, वो यहां पर होगा जो आप होम से वीडियो पे जा रहे हो। तो इससे क्या होगा जनाब कि हमारी जो वीडियो है, सॉरी जो हमारा पेज है वो बहुत ही स्पीडली में रिफ्रेश मारेगा, मतलब आपको वो रिफ्रेश दिखेगा नहीं, बैकएंड में रिफ्रेश होगा। और आपका जब कंटेंट बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा है इतना सारा, सिर्फ मिडिल के कंटेंट थोड़ा चेंज होगा, तो आपकी स्पीड बरकरार रहेगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज हमारा React.js मदद करता है। कुछ लोग कहेंगे भैया क्या ये जावास्क्रिप्ट से सिर्फ नहीं हो सकता है? तो वैनिला जावास्क्रिप्ट जो आप यूज करते हो उससे भी हो सकता है, पर बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, मतलब आप परेशान हो जाओगे। उसी चीज को रिएक्ट ने इजी तरीके से करके हम लोग को दिया है। हम लोग उसको एज अ वेरिएबल बना लेते हैं और बस हम लोग को क्या, मान लो वीडियो से आप ब्लॉग पे जाओगे तो ब्लॉग वाले सेक्शन पे भी ऊपर का नीचे का दाएं बाएं का कंटेंट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ का कंटेंट चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ का कंटेंट चेंज होगा तो उसी कंटेंट को हम लोग चेंज भी करेंगे। सर्विस पे जाएंगे, सर्विस पे जाने के बाद में भी ऊपर नीचे का सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ का मिडिल का कंटेंट चेंज होगा, वो हम लोग चेंज कर देंगे। तो यूजर को ये लगेगा कि वो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है। आप भी अगर आप भी मेरी जगह पे होगे, आप होम से वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको लगेगा कि मैं दूसरे पेज पे गया हूं, पर ऐसा है नहीं। आप उसी पेज पे रहते हो, बस उस पेज का कंटेंट चेंज हो जाता है। कंटेंट कहाँ का, जो मिडिल कंटेंट है जहां का चेंज करना है हमको वो चेंज होगा, ऊपर का नीचे का दाएं बाएं का जो चीजें हैं वो वैसे सेम रहेंगी। हमको मालूम पहले वीडियो यहाँ पर आ रही थी, ठीक है, मान लो यहाँ पर पहले वीडियो आ रही थी, अब मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया तो वीडियो की जगह यहाँ पर ब्लॉग आने लगे, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉग्स आने लगे। तो यही बात है कि ऊपर नीचे का चेंज नहीं करना है, तो मिडिल का कंटेंट केवल चेंज करेंगे, आप उसी पेज पे रहोगे पर काम आपका नया हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, और बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। आप फेसबुक पे जाओ या फिर React.js की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, यही चीज़ होती है, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क होता है। चलिए भैया नेक्स्ट पे आते हैं, वर्चुअल डॉम वर्सेस रियल डॉम क्या होता है। आपको सबसे पहले वर्चुअल डॉम बताने से पहले ये बताऊंगा कि डॉम क्या होता है। भैया ये डॉम क्या होता है, तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एम का मतलब होता है मॉडल, ठीक है, एम का मतलब होता है मॉडल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट किसको कहा गया है, डॉक्यूमेंट कहा गया HTML डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट तो सभी होते हैं, आपका PDF फाइल को भी तो हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, या JPG है कोई इमेज है या फिर कोई भी चीज़ टेक्स्ट फाइल है वो भी हमारा डॉक्यूमेंट होती है। पर यहाँ पे HTML फाइल को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बोला है, तो हम लोग कह सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, आप उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स यूज करते हो, हेडिंग 1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, जो जो भी मतलब आप एलिमेंट यूज करते हो वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि HTML के अंदर है।
मॉडल क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कभी HTML लिखे होंगे तो ये पूरी बॉयलर प्लेट बन जाती है, ठीक है। तो वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा मॉडल है, उसी को कहा गया है, ठीक है। तो डॉम का मतलब पूरा एक HTML से बना हुआ वेब पेज, ठीक है। तो अब ये वर्चुअल डॉम और ये रियल डॉम में क्या अंतर है? अभी तक क्या होता था, सिर्फ रियल डॉम होता था, जहाँ पे ये ब्राउजर डॉम है इसको हम लोग रियल डॉम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक सिर्फ रियल डॉम में कोई भी चेंजमेंट करना होता तो करते थे, जैसे आप PHP यूज कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट करना है तो आप यहाँ पर करोगे। तो उसमें क्या होता था, स्पीड का बहुत झमेला हो जाता था। आप लगातार कोई वेबसाइट चल रही है उसके डॉम में मैनिपुलेशन करोगे तो गड़बड़ी होती है स्पीड में। पर यहाँ पर आते हैं, रिएक्ट ने क्या सुविधा दी है कि जो वर्चुअल डॉम है ये कॉपी है किसका, रियल डॉम का। ये जो रियल डॉम नीचे दिया गया है इसका एज इट इज कॉपी एक रखता है रिएक्ट वर्चुअल डॉम के रूम पे। तो आप देख रहे हो जो नीचे बने हुए हैं सेम, ये स्ट्रक्चर जो नीचे बना हुआ है वही ऊपर भी बना हुआ है। तो ये कॉपी है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होता है, पर लाइट वेट होता है, हल्का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज जो डॉम आपके पास में है रियल में, जो ब्राउजर पे अभी चल रहा है, उसकी एक कॉपी, वर्चुअल कॉपी है रिएक्ट के पास में। अब अगर कोई चेंजमेंट करना है डॉम के अंदर, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ HTML के अंदर, ठीक है, तो मान लो ये हमारा पहले से है, हम लोग ने यहाँ पर एक और चेंजमेंट किया, तो ये एक देखो ये ओल्ड है, ये प्रीवियस डॉम है, प्रीवियस वर्चुअल डॉम, और ये आपका अपडेट है, ठीक है, ये अपडेट है। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम होता है जिसको बोलते हैं डिफ एल्गोरिथम। डिफ एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस एल्गोरिथम। तो जो पुराना वाला था और जो नया वाला है, तो वो एल्गोरिथम पता लगाएगा कि पुराने वाले में और नए वाले में क्या अंतर आ गया है। तो उसको पता लगा, अच्छा भैया यहाँ पर बदलाव हुआ है, इस सेल के अंदर बदलाव हुआ है। नोड बोलते हैं, सेल नहीं बोलते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। मान लो इस नोड के अंदर बदलाव हुआ है, तो उसने देख लिया, अच्छा भैया ये पहले ऐसे था, अब यहाँ पर ये हो गया, अच्छा इसमें इतना बदलाव हुआ है, यहाँ पर इसमें ये चेंजमेंट आ गया है इस नोड के अंदर। तो इसने वर्चुअल डॉम के अंदर फाइनल जो डॉम निकल के आया है, वर्चुअल डॉम जो अभी लेटेस्ट है, ठीक है, ये जो चल रहा है अभी, तो इसमें इसने यहाँ पर जब देख लिया कि अच्छा ये है, ये चेंजमेंट हो गया है, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, अब यहाँ पर ये चेंजमेंट हो गया है इस सेल के अंदर, तो तब वो जाकर रियल डॉम के अंदर वो चेंजमेंट करेगा। और कहां पर करेगा, सिर्फ इतना जो यहां पर ये सेक्शन है इसी में यहां पर कर देगा, ये सेक्शन के अंदर, ठीक है। आप देख भी सकते हो, मतलब यहां पर बदलाव हुआ, इसने पता करा कहां पर बदलाव हुआ, इसको पता चल गया अच्छा यहां पर बदलाव हो गया। ये फाइनल इसने अपना बनाया, फाइनल वर्जन, इसको पता है कि अच्छा यहां पर बदलाव हुआ है, तो सिर्फ रियल डॉम के अंदर इसी के अंदर बदलाव होता है। कहोगे भाई ये डायरेक्ट इसी के अंदर कर देते, नहीं। यहाँ पर देखो इसने जब डिफ एल्गोरिथम चलाया तो इसने अपने आप को पूरा अपडेट किया, मतलब ये जैसे यहाँ पर पूरा बना हुआ है तो ऐसा पूरा अपने आप को बनाया, पूरा अपडेट किया एक एक लाइन, और पूरा अपडेट करने के बाद में उसको बस इतना पता करना था कि कहाँ पर बदलाव हुआ है, किस नोड पे। तो उसने कहा मान लो ये नोड ए है, तो नोड ए पे बदलाव किया, पर यहाँ पर इसने अपडेट अपने आप को पूरा किया एक एक नोड को। मान लो ये नोड ए है, ये बी है, ये आपका सी डी ई एफ, सारे इसने अपने आप को अपडेट किए। अपडेट करने के बाद इसको पता चला नोड ए में कोई भी चेंजमेंट हुआ है, फाइनल जो वर्जन निकल के आया। तो इसने क्या किया कि अब जो रियल डॉम है, रियल डॉम में क्या होगा कि पूरा अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सारे ए बी सी डी एफ सारे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ए वाले के पास में आएगा और ए वाले में वो चेंजमेंट कर देगा जो कि आपने मैनिपुलेशन किया है वर्चुअल डॉम के अंदर। तो ये चीज़ फायदेमंद होती है कि जब हम लोग किसी वर्चुअल डॉम के अंदर कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो वो पूरा अपने आप को अपडेट करके पता कर लेता है कि कहाँ पर डिफरेंस क्या है। मतलब प्रीवियस डॉम जो कि ये ओल्ड वाला है इसको बोलते हैं प्रीवियस डॉम, ठीक है। तो जो पहले का वर्जन था और जो का अब का वर्जन है, तो इन दोनों में कहाँ पर चेंजमेंट है, क्या चेंजमेंट आया है, तो इसने पता कर लिया भैया अच्छा ए पे जो ये ए वाला सेक्शन है इस पे चेंजमेंट आया है, तो अच्छा ए पे चेंजमेंट आया, अब इसको कंफर्म हो गया कि ए पर है। तो इसने क्या किया कि भैया धीरे से गया और जो रियल वाला है, रियल वाले की ए पर अपना अटैक कर दिया और चेंजमेंट कर दिया, पूरा अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि वर्चुअल डॉम क्या है, वो पूरा अपडेट हो रहा है, ठीक है, पूरा अपडेट हो रहा है, पर यहाँ पर रियल वाला पूरा अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिस पार्ट में चेंजमेंट भया है उसी में करना होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। रिएक्ट से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन समझ चुके हो, कोई भी पॉइंट यहाँ पर अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए किसी भी फ्रेमवर्क से रिलेटेड, किसी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड, कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।